नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिविल जज के नोटिफिकेशन प्लस सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में अभी 2020 में हाल ही में कोई वैकेंसीज नहीं आई थी सिवाय यूपीएपीओ के। अभी यूपीएपीओ का भी रिजल्ट आउट हो गया है। जो लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम के लीगल होम्स पे भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमसे व्हाट्सएप के नंबर से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपडेट व्हाट्सएप पे दी जाती है, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे और उसके बाद चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से उस सब की नोटिफिकेशन के द्वारा आपको, ताकि जानकारी हो जाए, उसके ज़रिए से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो आप सभी जगह पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जितने भी लेटेस्ट जजमेंट हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, जितनी भी नई कोई न्यूज़ है, वो मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं हूं भावना और आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सिविल जज के बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि जैसे कि मैंने आरजीएस अभी राजस्थान जुडिशरी का के बारे में भी बताया था। अगर आप लोगों ने राजस्थान जुडिशरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आई बटन में शो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा वो वीडियो। जो राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो राजस्थान का देख लीजिए, जो यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी पीसीएसजे का पूरा कंप्लीट चीज़ें जान लीजिए। क्या सिलेबस में आता है, मेंस में क्या क्या आता है, जीएस का पार्ट क्या आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेबस 2020 का रहेगा और बात करेंगे हम 2020 और 21 में आने वाले सिलेबस की, यूपी सिविल जज की। प्लस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्लस मेंस एग्जाम में का पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। लास्ट हम क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं और शुरुआत हम यहीं से करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यूपी सिविल जज की जो एग्ज़ाम होती है वो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं उनकी वेबसाइट पर। यूपी पीसीएसजे की जो वेबसाइट है यूपीएससी की, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और इस नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए अब जो भी 2021 की जो वैकेंसी आएंगी सिविल जज वाली, यहाँ पर जूनियर डिवीजन लिखा हुआ है, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जूनियर डिवीजन का क्या मतलब है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिविल जज को जूनियर डिवीजन ही माना गया है या इसको जूनियर डिवीजन ही कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली क्राइटेरिया है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इंडियन सिटीजन का मतलब आप कहीं से भी, 29 स्टेट है, कहीं से भी आप हो सकते हैं। दूसरा, आप जो एलिजिबिलिटी हिंदी इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। अमूमन कई स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं आती है। नॉर्थन स्टेट की जितनी भी स्टूडेंट है उनको हिंदी आती है। राइट, अब हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के ही डोमिसाइल को रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा जाएगा और एज रिलैक्सेशन में रखा जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को ना ही तो रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगी और ना ही रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि अदर आपको पता ही है कि फॉर्म भरते समय ये स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तीसरी क्राइटेरिया है आपके पास में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश के अलावा अगर इंडिया में कहीं पर है तो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो गवर्नर के द्वारा। फोर्थ स्टेप है आपको एडवोकेट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, एडवोकेट एक्ट जो है 1961 के तहत, वहां पर ये पूरे नॉर्म्स जो एक एज एडवोकेट किए गए हैं, वहां आपके पास में ये क्राइटेरिया रखें कि आप एक एडवोकेट की एलिजिबिलिटी रखें, या आप अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट से, आप उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वहां भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर इट। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज की बात करें तो यहाँ पे 22 वर्ष कम से कम और 35 वर्ष अधिक से अधिक रखी गई है। तो अमूमन हर एक स्टेट में एक जैसा ही क्राइटेरिया है। राजस्थान में भी 22 से 40 हो गया आई थिंक, लेकिन वो एक रिट पिटीशन के द्वारा हुआ था कि ये क्यों ना एज बढ़ा दी जाए।
तो वहाँ पे अभी जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि एज फैक्टर क्या है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 22 से 35 वर्ष की एज के बीच में आपकी कैटेगरी होने चाहिए। अब कैंडिडेट के रिजर्वेशन की बात करें तो कैटेगराइज जो रिजर्वेशन होता है उसमें उसी तरीके से रिजर्वेशन मिलता है, जो उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल है उनको रिजर्वेशन मिलता है। दूसरा जो है स्टूडेंट जो SC ST वाले हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, और महिलाओं को और इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन है, और OBC कैटेगरी को 3 साल का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर अब बहुत बड़ी बेनिफिशियल बात है आपके लिए, SC ST वाले 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन लेंगे, और जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। आप इतनी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सिविल जज का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, राइट। अब हम एक एक करके पूरे सबकी बात करेंगे, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम कितने एग्जाम होते हैं, क्या कुछ एग्जाम में सिलेबस आता है, तो सारी बातें करने वाले हैं यहाँ पर। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में वो मेंस के लिए रिटन को क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में उनको एक इंटरव्यू, जो कि हर स्टेट में होता है, इंटरव्यू जो पर्सनली टेस्ट चेक करने के लिए होता है, वो एग्जाम देना होता है। अब यहाँ पे हम जो है बात करें, जो एग्जाम है वो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो सेलेक्ट होते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें जो अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में वो अपना मेंस देते हैं, जिसका सिलेबस हम अब यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे, राइट। तो 3 फेसेस हैं, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हर एक एग्जाम की जुडिशरी में मोस्ट 3 ही फेसेस होती हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और वाइवा वॉइस। तो इसमें जो प्री का एग्जाम होता है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें रिटन कन्वर्सेशन एग्जाम के टॉप टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप LLB और LLM में लिखते हैं। प्रीलिम में भी 2 पेपर होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लें प्रीलिम में जो एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी, वो किस तरीके से होता है। तो 2 पेपर होते हैं यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन आता है। पहला जो पेपर होता है उसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है, और दूसरा पेपर होता है 300 नंबर का। टाइम ड्यूरेशन दोनों को अलग अलग मिलाकर 2-2 घंटे मिलते हैं। पहले क्वेश्चन 150 नंबर का आएगा, इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिल सकते हैं और 100 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इस पेपर में भी आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 300 नंबर के हैं तो 300, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दोनों को मिलाकर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। सेपरेटली पेपर दिया जाता है, ऑफलाइन मोड होता है, ऑनलाइन अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी एग्जाम नहीं हुआ है सिविल जज का, राइट। तो यहाँ पर अब बात करें कि बीच में टाइम कितना मिलता है आपको एग्जाम के लिए, तो आपको देखिए बाहर जाने को तो नहीं दिया जाता, आपको वहीं उसी रूम में बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ता है। और कभी कभी टर्म्स भी होते हैं कि एक एग्जाम 12 से 2 हो गया तो दूसरा एग्जाम 4 से 6 होगा, इस तरीके से भी होता है। तो देखिए अलग अलग जो है ये डिपेंड करता है कब कैसे क्या आ जाए रूल, राइट। अब फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करते हैं, जो कि GS का जनरल नॉलेज की बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में होते हैं कि यूपी का एग्जाम हम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि यहाँ पर GS पूछी जाती है। तो देखिए लॉ तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा बच्चों को टिफिकल्ट हो जाता है, जो स्टूडेंट है उनको टिफिकल्ट हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए अगर आप 10 से 12 महीने की जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स हैं, जो करंट नॉलेज है, उसे अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से GS का पार्ट कवर कर जाएंगे। जैसे हिस्ट्री हुआ, इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, इंडियन पॉलिटी करंट नेशनल इश्यूज से आते हैं, सोशल रिलीवेंसी से आते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको जो इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं वहाँ काफ़ी सारे वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट से आ जाते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हुई हैं। कम्युनिकेशन एंड स्पेस से रिलेटेड आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो इस नेचर के होते हैं जिन्हें कोई भी सामान्य बुद्धि वाला स्टूडेंट पास कर लेता है। इसके लिए कोई स्पेशलाइज कोई स्पेशल नॉलेज नहीं आपके पास में, इसकी स्टडी नहीं करती इतनी, तो आप रोज की दिनचर्या में इतनी नॉलेज आप ले ही लेते हैं,
राइट। तो ये सारा क्राइटेरिया होगा जनरल नॉलेज का। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन का पेपर आ जाता है, वो आपको कंप्लीट करना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ बता देती हूँ, यूपी में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप इतना देके चलिएगा, 1/3 या 1/4 की मार्किंग नेगेटिव होती है यहाँ पे। अब बात करें सेकंड पेपर की, जो उसका सिलेबस क्या है। सेकंड पेपर होता है लॉ से रिलेटेड। तो लॉ में भी कुछ एक आध ज्यादा नहीं, 10-12 ही सब्जेक्ट आ रही हैं आपकी। तो सबसे पहली सब्जेक्ट है आपकी जुरिस्प्रूडेंस। जैसा कि आपको पता है जुरिस्प्रूडेंस हम यूजीसी नेट में भी पढ़ते हैं, तो बहुत यहाँ पे कवर हो जाता है बहुत कुछ। जो एलएलएम किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको यूजीसी नेट जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाने को यहाँ पे मिल जाता है, और अपन एलएलबी में भी जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, एलएलबी में भी। सेकंड पेपर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि हम इसको इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, इंटरनेशनल लॉ हमने एलएलबी में पढ़ा होता है, आराम से कर लोगे आप। तीसरा पॉइंट आता है करंट इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से। सिक्स है इंडियन एविडेंस का। सेवंथ आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड। सेवंथ है सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी। नाइन्थ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड 10 लास्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए लॉ का सब्जेक्ट तो बहुत कम है, ज्यादा इतने जो बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको फर्स्ट पेपर में भी अच्छा कर लोगे तो आप इस पेपर में भी अच्छा कवर कर लोगे। तीसरा करंट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर में भी रीड करने को हो जाएंगे, सेकंड पेपर में भी कवर हो जाएंगे। वहां आप इंडियन लेवल के पॉलिटी पढ़ोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे। तो आपके 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपके कॉमन है फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। अब बात करें लास्ट के जो बचे हुए 6 पेपर हैं। अब आपने आईपीसी हर किसी स्टूडेंट को रटी होती है, सीपीसी सीआरपीसी। अब जिन्होंने आईपीसी शुरू कर ही रहे हैं, या जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी वेट कर रहे हैं अपनी एलएलबी खत्म करने का, तो आईपीसी का मैंने बहुत अच्छे से क्लास ले रखी है, जिनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आईपीसी को मैंने बहुत बेसिक से बताया है, और ऐसा बताया है कि बच्चा एक बार अगर कोई वीडियो देख लेता है तो अपना आईपीसी अपने उस लेवल का अगर आईपीसी तैयार कर लेता है तो इसे विशेष कोई कोचिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मैंने एविडेंस को खत्म किया हुआ है। तो एविडेंस और पीनल कोड ये दोनों मैंने एक्ट खत्म कर दिए हैं। सीपीसी हमारा शुरू हो चुका है। सीपीसी के लिए आपको पूरा चैनल पे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सीपीसी आपको पेड क्लासेस में मिल जाएंगी। तो आप सीपीसी और सीआरपीसी को पढ़ने के लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ में हम आपको आईपीसी और एविडेंस के जो करंट केसेस आते हैं उनको भी हम आपको पेड क्लासेस में दिलाएंगे। अब ये टीपीए की बात करें तो टीपीए का बहुत बड़ा पार्ट मैंने कवर कर चुकी हूँ, और अब इसको टीपीए को भी हम बहुत अच्छे से अपने पेड क्लासेस में करा रहे हैं। जो करंट केसेस से रिलेटेड, करंट केसेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो देखिए बहुत बड़ा ऐसा कोई बड़ा जो है नंबर नहीं है, यही सारे आपको मेंस में देखने को मिलेगा, राइट। अब हम बात करें यहाँ पे मेंस की, तो मेंस का एग्जाम रिटन होता है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डिस्क्रिप्टिव होता है, तो आपको 5 पेपर देखने पड़ेंगे। इसमें 5 पेपर देखने को मिलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको शो करा दिया हूँ। पहला पेपर जनरल नॉलेज से होता है, 200 नंबर का आता है। दूसरा पेपर लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, उसको भी देखेंगे कि क्या क्या हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा, 200 नंबर का होता है। तीसरा पेपर होता है सब्सटेंटिव लॉ का, यानी 200 नंबर का। सब्सटेंटिव लॉ में भी कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं वो भी अभी देखेंगे। फोर्थ पेपर में आ जाता है प्रोसीजर एंड एविडेंस। तो प्रोसीजर लॉ में और एविडेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, 200 नंबर का आता है। फिफ्थ लास्ट पेपर आता है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज का। तो लोकल लॉज भी इतने खास, इतने बहुत टफ एग्जाम नहीं है, उसका भी आप बहुत विशेष ज्ञान नहीं रखते तो भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे और क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 200 नंबर का आपका ये फिफ्थ पेपर आता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पेपर फर्स्ट में किस तरीके की क्वेश्चन पुट करे जाते हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये पेपर जो है इन टॉपिक जो हम अभी आपको दिख रहे हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रिलीवेंसी, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ फील्ड ऑफ सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, communication and space. The nature of standard of question is this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specified study.
इस क्वेश्चन का देखिए ये लाइन लिख तो दी जाती है, अब बच्चे क्या है डर जाते हैं कि देखिए इतने सारे चीजें आप मैडम बता रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन आपको नहीं चाहिए, स्पेशल कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब आप दिनचर्या में आप देखेंगे हिस्ट्री किसको नहीं पता होती, बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन कल्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थन स्टेट में रह रहे हो तो आपको कल्चर की क्लासेस मिलती हैं, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी आप देख ही रहे हो, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, करंट नेशनल इश्यूज के लिए आप कोई एक न्यूज़पेपर लगा लो या कोई अच्छा ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल देख लो। न्यूज़ चैनल भी काफ़ी सारे हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। आप राज्यसभा टीवी करके एक चैनल आता है, अगर आपको कल्चर एंड इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी जाननी है तो उसी पर एक कई सारे प्रोग्राम आते हैं, तो वो प्रोग्राम आप फॉलो करो कि भाई हाँ अपने इंडिया के बारे में जानना शुरू करो। और कई सारे यूट्यूबर्स हैं ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, एक एक वीडियो में उन्होंने ज्योग्राफी खत्म कर रखा है, तो आप वहां से कर लेते हो, कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो तो जीएस का पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं जो कि लैंग्वेज का था। लैंग्वेज में मैं आपको बता ही रही थी कि इसमें इंग्लिश हिंदी के दो पेपर आते हैं, इंग्लिश हिंदी का पेपर आता है जिसमें 60 नंबर की इंग्लिश का ऐसे लिखने को आता है और 40 नंबर की हिंदी का इंग्लिश लिखने को, हिंदी का ऐसे लिखने को आता है। तो यहाँ पर आपको ये हो गया। दूसरा आपको हिंदी टू इंग्लिश करने को मिलेगी और इंग्लिश टू हिंदी करने को मिलती है, 40 नंबर की होती है। तो यहाँ पे आपको अगर आपकी हिंदी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है, ऐसे लिखने को आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप 4 5 10 टॉपिक तैयार कर लीजिए और उनको अच्छे से लिख लीजिए, उन्हीं में से कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहने वाला है वो ऐसे के ही लिए रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे किस तरीके से लिखें, किस टॉपिक पे लिखें, जो करंट है उनको लिखें। तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, चैनल को लाइक करें, वीडियो भी अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना चाहिए। तीसरे पेपर की बात कर रहे हैं हम लॉ की, जो कि सब्सटेंटिव लॉ से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन किस किस लॉ से आते हैं, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमने फर्स्ट जो प्री में भी पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ भी हम पढ़ लेंगे। दूसरा पार्टनरशिप, तो कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा भाई होता है पार्टनरशिप, तो यहाँ पे पार्टनरशिप जो है आप पढ़ लोगे। तीसरा पेपर आता है इजमेंट से एंड टॉट से, तो ये इजमेंट एंड टॉट भी आप बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये तीनों भाई समझ के चलो, सब्सटेंटिव लॉ में ये तीनों भाई मान के चलो। टीपीए भी आपका सब्सटेंटिव लॉ है, अब इसमें प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ जाएगा, आप जो है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है विद रेफरेंसेस ऑफ लॉ ऑफ ट्रस्ट, तो ये सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाएगा अपना, हिंदू लॉ आ रहा है, मॉडर्न लॉ आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, 50 नंबर का अकेले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो आपको 50 नंबर का अकेले ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको ये 200 नंबर का था, 150 नंबर में ये छोटे वाले एक्ट आ रहे हैं और 50 नंबर का अकेले कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो ये सब्सटेंटिव लॉ में आपका कवर हो जाएगा और आपको ये छोटे छोटे जो एक्ट हैं इनको आपको कवर करना पड़ेगा। तो आप हर एक में से 5 5 4 4 5 5 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपका अच्छे से आपको यूपीपीसीएस ये क्लियर करने में कोई रोक नहीं कर सकता है। पेपर नंबर 4 की बात करें तो प्रोसीजर एंड एविडेंस की बात हो रही है। यहाँ पे प्रोसीजर एंड एविडेंस में क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है वो बनता है एविडेंस में से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से यानी सीआरपीसी से, सीपीसी से। अब प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स भी आ जाएगा इसके अंदर, प्लीडिंग्स का एक अलग से ही आप पढ़ोगे। और जो भी प्रैक्टिस मटेरियल जो चार्ज होते हैं, पेपर्स होते हैं, जैसे प्रैक्टिस मटेरियल, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, आप अभी लास्ट पेपर मेरे एक मित्र हैं वो दे के आए थे, उनको कोई मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। प्रॉब्लम बेस्ड कैसे पूछ लिया था, मान के चलिए ए ने बी का हत्या की और जाकर महाराष्ट्र में पहुंच गया। अब महाराष्ट्र से पुलिस उसे पकड़ के लेके आ रही है, तो उसे यूपी में उसने हत्या की और वो महाराष्ट्र चला गया, जो पर्सन था जिसने मर्डर किया था, जो अक्यूज था वो महाराष्ट्र पहुंच गया। अब पुलिस ने उसे महाराष्ट्र गिरफ्तार किया, तो उसको कहाँ पर किस कोर्ट में उसको जो है सजा का दिलाई जाएगी, या ऐसा इसका पूरा प्रोसीजर लिखो, इस तरीके का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन अलग सा और पूछा था कि एक पर्सन जो कि अमृतसर से चला, उसने अमृतसर में कोई दुर्घटना, मतलब जो उसके साथ में अपराध हुआ वो हुआ, और पर्स या उसका पर्स चोरी हुआ था, जाने क्या हुआ था, तो उसका पर्स चोरी हो गया। अमृतसर से वो बैठा था और उसको पता चला चलते चलते आगे यहाँ पर मथुरा रेलवे स्टेशन पे कि उसका पर्स चोरी हो गया है, तो वो जा रहा था झांसी। अब उसने उस पर्सन ने जिसकी चोरी हुई है, तो वो अपनी एफआईआर कहाँ लिखाएगा उस पर्स चोरी की। तो ये क्वेश्चन को ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा।
आपको जो प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर आपको एडवोकेट की एक एडवाइस ले लो, आप भले ही किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन कर लो, तो वो आपका ये सेकंड पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर जाओगे। थर्ड पेपर आई थिंक फोर्थ पेपर है, ठीक है। फिफ्थ पेपर की बात करें तो इसमें भी आपके जो लोकल लॉज हैं, रेवेन्यूज हैं, और पीनल का कुछ इंडियन पीनल कोड आएगा आपका, उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम आएगा, लॉ रिफॉर्मेंट लैंड रिफॉर्मेंस एक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट आएगा, रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड ये रेंट वगैरह वाले एक्ट आ गए, म्यूनिसिपलिटी एक्ट आ गया, पंचायती राज आ गया, यूपी कंसोलिडेट एंड होल्डिंग एक्ट आ गया, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट आ गया। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको इन सारे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंटिव लॉ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 50 नंबर का आ रहा था ना, इसी तरीके से 50 नंबर का यहाँ पे अलग से आईपीसी आएगा। तो आपको 50 नंबर की आईपीसी आपने तैयार की हुई है, तो देखो कितना बढ़िया से पेपर आता है कि जो लास्ट लोकल लॉज है वो 150 नंबर के आएंगे, और 50 नंबर की अगर आपने 50 में से 40 नंबर भी अगर आप लॉ पीनल में लेके आ जाते हो, पीनल में आ जाते हैं आपके नंबर, तो आपका यहाँ से स्कोरिंग हो जाएगा, और यहाँ से आपको ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपने इनमें से भी सारे पेपर आपके सही अच्छे नहीं जाते हैं, भले ही आपके एक एक ज्यादा से ज्यादा 5 में 10 नंबर मिल जाते हैं आपको हर एक इसमें, तो बहुत बढ़िया अच्छी 90 या 70 80 90 से ज्यादा आपके नंबर हो जाएंगे, और ओवरऑल आपको पास करना है इसमें। सो ये बात हो जाती है। अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए, लेकिन पेपर जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं। अब कैंडिडेट की चॉइस होती है कि वो कैंडिडेट हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पेपर को आपने शुरू किया हिंदी में, खत्म करो इंग्लिश पे, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही लैंग्वेज को पकड़ के चलना है और एक ही लैंग्वेज में पेपर लिखना है। अब लास्ट स्टेज आ जाती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में जो मेरिट में आते हैं स्टूडेंट, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट और फिजिक्स चेक की जाती है। तो पर्सनैलिटी के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा वीडियो दे चुकी हूँ, आपको कैसे प्रिपेयर करें उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। करीबन 20 से 23 मिनट का वीडियो है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो उनका अच्छा सा वीडियो मैंने बना रखा है, आपको आई लिंक में मिल जाएगा उसका भी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो को आपने देखा है, जो भी कोई डाउट रहता है आपको, तो प्लीज आप कमेंट करें हमें, कौन सा क्वेश्चन आपका रह गया या कौन सी चीज रह गई, और अधिक से अधिक शेयर करें अपने लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि बहुत सारे लोगों को पता भी चले, और हमारी जो पहल है, हमें जो हम आपके लिए मेहनत इतनी करते हैं, उसका भी हमें फल मिले कुछ। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, आज की वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।